हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। दोस्तों, यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 26 का पार्ट 1। काफ़ी बड़ा चैप्टर है गाइस, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय। चलिए, इसमें पहले हम देख लेते हैं सिलेबस, फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए गाइस, ये है सिलेबस, दोनों ओर देखते हुए चलेगा आप लोग। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया है और बिना किसी चैप्टर को स्किप किए हुए अभी हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 26 पे, जो कि है ये सर्वोच्च न्यायालय। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इस 3 पार्ट्स में कंप्लीट होगा ये। तो थोड़े 3 दिन लग जाएंगे दोस्तों से कंप्लीट होने में। ठीक है, 3 वीडियो में मतलब ये कंप्लीट होगा। चलिए, तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस देखिए, इसकी तो व्याख्या ही बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा व्याख्या है। चलिए कोई बात नहीं, काफ़ी कुछ सीखेंगे हम इसमें और काफ़ी आसान तरीके से सीखेंगे। पसंद आएगा तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पसंद आया, बाकी तो फिर आपका मन। चलिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय। तो गाइस यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लिखा है कि भारतीय संविधान के तहत जो है आपका एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। एकीकृत न्याय व्यवस्था पूरे भारत के लिए एक न्यायालय, हालांकि हर स्टेट का अलग है गाइस, लेकिन अगर हम सर्वोच्च स्तर पर देखते हैं तो है सुप्रीम कोर्ट, और वो एक है पूरे भारत के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें शीर्ष पर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय है, सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, और उसके अधीन क्या है। देखिए, एक है सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे कौन सा है, उसके नीचे है आपका क्या, ये उच्च न्यायालय। हर एक राज्य का उच्च न्यायालय होता है, हालांकि हर राज्य में नहीं है गाइस, ऐसा भी है कि मतलब एक उच्च न्यायालय एक से ज़्यादा राज्यों के लिए भी है। ठीक है, तो सर्वोच्च पे मतलब शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय, देन अधीनस्थ, अधीन है आपका उच्च न्यायालय है, और कुछ होते हैं अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, लोकल कोर्ट भी होते हैं गाइस। ठीक है, तो मतलब सबसे ऊपर, उसके नीचे, और उसके नीचे भी बहुत सारे हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा है न्यायपालिका की न्यायपालिका की यह एकल प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। तो गाइस, जब हमने स्टार्ट किया है ना, तो हमने क्या देखा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, हमने कहा था इस वाले अधिनियम से हमारे संविधान में बहुत सारे प्रावधान को लिया गया है। ठीक है, इससे हमने बहुत कुछ लिया है अपने, जो हमने देखिए, ये तो हो गई आज़ादी से पहले वाला हिसाब किताब। ठीक है, जैसे ही हमें आज़ादी मिली, या हम जब संविधान की रचना करने लगे, तो हमने क्या किया, बहुत सारे देशों के संविधान से हमने बहुत कुछ उठाया है, और हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें कहाँ से उठाई है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से भी उठाई है बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम देखते हैं ना, वो सब बहुत ज़्यादा। तो उसमें से ही एक ये भी है, सर्वोच्च न्यायालय का हिसाब किताब भी हमने कहाँ से उठाया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से उठाया है। इसलिए ये अधिनियम भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आप इसे पढ़ेंगे। फिर इसमें लिखा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है कब हुई, तो ये हुई है 26 जनवरी 1950 को हुई है। और इसकी जो उद्घाटन है वो कब हो गया फिर आपका, उसी के 2 दिन बाद हो गया, 26 के बाद 27, 27 के बाद 28 तारीख, यानी कि 28 जनवरी 1950 को किया गया। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों भी आप याद कर लीजिए, डेट 26, 27, 28। और 26 जनवरी को ही क्या हुआ था गाइस, जो हमारा संविधान है वो कंप्लीट हुआ था, यानी कि उस पर हस्ताक्षर हो गया था, मतलब हमने उसे अपना लिया था, अंगीकृत तो पहले हो गया था, हमने अपना लिया था 26 जनवरी को। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का भी हिसाब किताब वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक लिखे गए हैं। मतलब इसने क्या कहानी कही, इसने कहा सुप्रीम कोर्ट के लिए आप कौन से भाग में आएंगे, भाग 5 में आएंगे। हमारे पास टोटल कितने भाग हैं अपने संविधान में, टोटल 22 हैं। 22 में से 5वां भाग जो है वो आपका सर्वोच्च न्यायालय के लिए है। अध्याय को छोड़ भी देते हैं एक बार को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आर्टिकल की बात कर लेते हैं गाइस, आर्टिकल कौन से 124 राइट। तो 124 से लेकर 147 तक के में जो हमारा लिखा हुआ है किसमें, संविधान में, वो लिखा है सुप्रीम कोर्ट के लिए। चलिए, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है सर्वोच्च न्यायालय में मुख्यतः न्यायाधीश सहित जो न्यायाधीश होते हैं, मतलब मुख्यतः नहीं गाइस, एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसके बाद प्लस बहुत सारे जस्टिस न्यायाधीश होते हैं बहुत सारे। तो इसने कहा कि टोटल कितने होते हैं, तो एक तो हो गया आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि मुख्य न्यायाधीश हो जाता है। उसके बाद अन्य न्यायाधीशों की अगर हम बात करें तो अभी हमारे पास कितने हैं, 33, यानी कि टोटल मिला के हो गए 34। यही हो गया गाइस, 34, 33 प्लस 1 कौन है आपका, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का, और ये हो गए अन्य न्यायाधीश जो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है गाइस, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, पूरी एक क्या होता है, सदस्यों की एक समिति होती है पूरी, उसे हम बोलते हैं कॉलेजियम। तो होता तो उसकी हिसाब से ही है,
ठीक है। लेकिन कौन नाम तो उन्हीं की पूरी पूरी कोलिजम मिलके वो डिसाइड करती है। लेकिन अगर हम सिर्फ नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति करने का काम किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर लिखा है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के एवं अन्य न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करके जिन्हें राष्ट्रपति इस प्रयोजन हेतु आवश्यक समझे की बात करता है। मतलब इसने कहा कि जो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति ऐसे ही नहीं हो जाती है, इसमें परामर्श लेता है राष्ट्रपति। किसके? सर्वोच्च न्यायालय के या उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश से परामर्श लेता है जो जिसे लगता है राष्ट्रपति समझता है हाँ भैया ये समझदार आदमी है, सही बताएगा, मतलब जिसे लगता है राष्ट्रपति को लगता है ये बंदा सही है, चलो इसे पूछा जाए, परामर्श लिया जाए। तो कौन? सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ ऐसे न्यायाधीश होते हैं और हाई कोर्ट के भी न्यायाधीश होते हैं जिनसे मिलजुल कर बात कर क्या होता है कि जो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसकी नियुक्ति की बात होती है। किसके द्वारा होता है नियुक्ति? आपकी राष्ट्रपति के द्वारा। अब लिखा है इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति भी होती है, यानी कि एक पूरी कोलिजियम व्यवस्था है गाइस। तो इसने कहा कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी इसी तरह होती है। अब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में क्या होता है गाइस कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश यानी कि जो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब तो बन के आ गया है, ठीक है। अभी जब नहीं बना था तो हम अन्य न्यायाधीशों से बात कर ले रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट के थे और हाई कोर्ट के थे। अब हमें यहाँ से नियुक्ति करनी है अन्य न्यायाधीशों की, सुप्रीम कोर्ट की, तो हम किसकी हेल्प ले लेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श आवश्यक है। अब लिखा है यहाँ मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से तात्पर्य वस्तुतः मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के कोलिजियम के परामर्श से है। यानी इसने कहा आपको एक न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। अब कौन कौन जरूरी है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो जरूरी है, प्लस 4 और वरिष्ठ न्यायाधीश आप सुप्रीम कोर्ट से उठा लीजिए, ठीक है। इन सबसे परामर्श लिया जाता है, ठीक है। फिर लिखा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए क्या है? किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना जरूरी है। अब इसने कहा क्या क्वालिफिकेशन होनी, मतलब क्या क्या जरूरी है अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना है। देखिए एक होता है मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं एक बार। तो एक होता है गाइस मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, और एक उसके अलावा भी बहुत सारे न्यायाधीश होते हैं। अब एक ही से तो काम नहीं चलेगा ना, तो एक तो मुख्य हो गया, इसको हम बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बाकी के तो न्यायाधीश होते ही हैं, ठीक है। तो ये हो गए 2 तरीके के। अब इसने कहा कि इनको जब बनना है ना, अब इनकी बात हो रही है, अगर आपको न्यायाधीश बनना है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनना है तो क्या क्या जरूरी है? तो एक तो आपको नागरिक होना चाहिए भारत का, ठीक है, और उसे किसी उच्च, अब देखिए उसने क्या क्या कहा है, क्या क्या जरूरी है आपके पास, क्या क्या क्वालिफिकेशन नहीं गई, अर्हताएं होनी चाहिए, योग्यताएं होनी चाहिए अगर आपको न्यायाधीश बनना है सुप्रीम कोर्ट में जाके। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है गाइस? हमारी दिल्ली में है, ठीक है। तो एक तो बहुत ही सिंपल है, आप भारत के नागरिक हैं तो आप एक क्राइटेरिया तो आप फुलफिल करते हैं अगर आप भारत के नागरिक हैं तो। उसके बाद उसे किसी उच्च न्यायालय या फिर ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अभी हम फिर से बात करेंगे, ठीक है। और उसी किसी उच्च न्यायालय ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में मिलाकर जो है आपका कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता होना चाहिए, ठीक है। या फिर लिखा है अधिवक्ता होना चाहिए, या राष्ट्रपति के विचार में वह क्या है? पारंगत विधिवेता हो, ठीक है। 3 चीज नहीं 4 चीज इसने बोली है। तो एक चीज इसने बोली है नागरिक, फिर उसने कहा या तो फिर उसे किसी कोई हाई कोर्ट में या फिर 2 या 2 से अधिक जो आपके न्यायालय हैं उसमें एटलीस्ट 5 वर्ष तक उसको क्या होना चाहिए गाइस? न्यायाधीश होना चाहिए, यानी कि जज होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए वकील अलग है, जज अलग है। जज जो मेन चेयर पे बैठता है आप देखते होंगे, ठीक है, जो निर्णय देता है। तो 5 वर्ष के लिए जज होना चाहिए, या फिर गाइस उसे किसी हाई कोर्ट में या फिर 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में मिलकर क्या 10 वर्ष के लिए क्या होना चाहिए? अधिवक्ता होना चाहिए। तो ये समझ लिया अधिवक्ता मतलब क्या? एडवोकेट हो गया। तो गाइस मतलब उसे वकील होना चाहिए, मतलब वकालत उसने करी हो कम से कम 10 साल तक, ठीक है। किसी हाई कोर्ट में या 2 से अधिक न्यायालयों में उसने क्या वो अधिवक्ता होना चाहिए एटलीस्ट 10 साल तक। या फिर राष्ट्रपति को ऐसा लगना चाहिए कि भैया वो जो है ना बहुत बढ़िया एक विधिवेता है, मतलब उसको ना कानून की बहुत अच्छी खासी जानकारी है। तो ये हो गई 4 बातें, ठीक है। इसके अलावा 5वीं कोई बात नहीं है, होगी तो भाई गाइस यहाँ लिखी नहीं है, फिलहाल तो यही है, ठीक है। तो आप ये 4 चीज़ें बिल्कुल याद रख लीजिए, 2 किसी हाई कोर्ट या 2 या 2 से अधिक, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसने लिखा है आगे कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश
होने के लिए संविधान में न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है, मतलब ये नहीं कहा है कि भैया आप कितने साल के, जैसे आपको लोकसभा में आना है तो एटलीस्ट आप 25 साल के होने चाहिए, राज्यसभा में आना है तो एटलीस्ट आप 30 साल के होने चाहिए। अब इसने कहा भैया सुप्रीम कोर्ट में तुम्हें जाना है न्यायाधीश बन के, तो कोई एज बताओ, तो एज कुछ नहीं, आप 21 साल के हैं, अगर आपने इतना कुछ कर लिया है, हालांकि नहीं होगा गाइस, 10 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस मांग रहा है तो नहीं हो सकता ना, तो जो भी एज है हमें नहीं पता, आप जितने भी साल में इसे कंप्लीट कर ले, अगर आपका ये सब होता है तो ठीक है, एज की बात इसने नहीं करी है। ठीक है, आगे बढ़ते। तो इसमें लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद कर सकती है, मतलब गाइस क्या समझे हम, कि जो गाइस संसद करेगी वृद्धि, जैसे अभी क्या है, एक चीफ जस्टिस होता है और 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं। अब इसने कहा भैया यहाँ पे अगर वृद्धि करनी है ना, तो इसका अधिकार, मतलब 33 से 34 करना है ना अगर, तो इसका अधिकार किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। लिखा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो है राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। तो इंपॉर्टेंट, नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट करता है, और शपथ कौन दिलाता है, तो प्रेसिडेंट दिलाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि नियुक्ति कौन कर रहा है, तो प्रेसिडेंट कर रहा है, और शपथ कौन दिला रहा है, तो प्रेसिडेंट दिला रहा है, निकाल कौन रहा है, तो निकालेगा कौन, ये भी हम देख लेंगे बाद में, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसने कहा नियुक्ति कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है, शपथ कौन दिला रहा है, प्रेसिडेंट, और त्यागपत्र अगर किसी न्यायाधीश को देखना है तो किसको देगा वो, तो वो किसको देगा, प्रेसिडेंट को जाके देगा, ठीक है। ये 3 चीजें है गाइस, तो ये 3 चीजें अपने दिमाग में डाल लीजिए, नियुक्ति प्रेसिडेंट, और शपथ दिलाने का काम प्रेसिडेंट का है, त्यागपत्र आप किसको देंगे, अगर आप न्यायाधीश है तो प्रेसिडेंट को देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है आर्टिकल 124(4) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक उस पर सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत या उपस्थित या मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने चाहिए, और राष्ट्रपति आदेश नहीं देते, राष्ट्रपति के समक्ष जो है उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है। देखिए गाइस, यहाँ आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आप आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 124(4), ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे न्यायाधीश को अगर हटाना है तो हम कैसे, किसी एक न्यायाधीश को अगर हटाना है तो हम कैसे हटा सकते हैं। तो गाइस देखिए, इसे हटाने का कारण सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस कारण से हटाया जाएगा। तो सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटा सकते हैं आप, ठीक है। अब चलिए, आपने कारण जान लिया कि भैया ये एक बंदा है, ये एक न्यायाधीश है और इसको हटाना है, तो सबसे पहले क्या कारण होना चाहिए, कारण हमने 2 देख लिए, ठीक है, ये या ये, चलिए हो गया कारण। फिर अब आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल भी याद रखिएगा गाइस 124(4), राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा कि संसद का प्रत्येक सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना, कितने होते हैं गाइस, आप जानते होंगे शायद 550 250, राइट। तो जो कुल सदस्य संख्या के बहुमत, ठीक है, इनका होना चाहिए बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत, या फिर अगर देखो सारे के सारे तो लोकसभा में आ नहीं जाते गाइस, जब सत्र चल रहा होता है तो गायब भी होते हैं बहुत सारे जो आपके एमपीज होते हैं ना, कि मतलब जैसे अब आप क्लास करते हैं तो सारे 60 बच्चे तो 60 के 60 तो नहीं आते हैं, 40 आ रहे होंगे शायद, तो चलिए 40 आ रहे हैं। तो इसने कहा कि या तो बहुमत हो, जो कुल सदस्य संख्या है लोकसभा में कितनी है, 550 है, और आपके राज्यसभा में है टोटल 250। अब कितने हैं, अब उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट में कितने उसकी बात नहीं कर रहे, फिलहाल ये सीट्स हैं, ठीक है। चलिए, तो इसने बोला है कि उसकी उन सदस्य संख्याओं का बहुमत हो, या तो, ठीक है, या फिर जो उपस्थित है या मत देने वाले सदस्य हैं उनका कम से कम जो है 2/3 बहुमत द्वारा समर्पित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर, राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दिया है, ठीक है। रखे जाने मतलब क्या होगा गाइस, देखिए कि हम लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी या तो बहुमत, या फिर जो उपस्थित हैं या जो मत देने वाले हैं उनका एटलीस्ट 2/3 लोग अगर वोट कर दें कि भाई इस न्यायाधीश को हटाना है, तो राष्ट्रपति हटाने का काम कर देगा। फिर आगे आइए, देखिए लिखा है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में कुल 7 धाराएं हैं। चलिए, क्या ये आर्टिकल याद कर लीजिए, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, ठीक है। अब उसमें उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने हेतु
समावेदन या उन पर लगाए गए कदाचार या असमर्थता के अभियोजन की जांच और उसे सिद्ध करने की प्रक्रिया का जो है विनियमन किया गया है। मतलब कहानी ये है कि ये सारी कहानी जो हमने अभी पढ़ी है उसके बारे में कहाँ पे आपको मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, तो याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक की कहानी हमने पढ़ ली है गाइस। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट की जो आयु होती है ना वो हो गई आपकी 65 ईयर। देखिए, और मिनिमम एज ज्वाइन करने की, न्यायाधीश बनने की मिनिमम एज का कोई बारे में नहीं, कुछ नहीं लिखा है गाइस, लेकिन हाँ रिटायर आप 65 साल में हो जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है, 65 साल। चलिए, फिर है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। यानी कि अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है गए, उसकी सैलरी अगर चेंज करनी है, कम या ज़्यादा करनी है, कम तो हालांकि होती नहीं है, अगर ज़्यादा करनी है तो इसका अधिकार किसको होगा, संसद को होगा। ठीक है, और संसद को क्या अधिकार था, अभी हमने पढ़ा कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हों तो उसको बढ़ाने घटाने का अधिकार भी किसके पास है, संसद के पास है। चलिए आगे बढ़ते। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कि अगर कोई बंदा, अगर ये कोई बंदा है और न्यायाधीश है कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, अब ये क्या हो गया, 65 साल के हो गए सपोज, ठीक है, तो गाइज यहाँ से हटने के बाद ना अब ये किसी और जो आपका न्यायालय होगा ना, कोई भी और दूसरा न्यायालय होगा, ठीक है, तो वहाँ पे ये वकालत तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब न्यायाधीश बन गए, एंड हो गई कहानी आपकी। अब आप कहीं जाके वकालत, अब सोचो कि न्यायाधीश नहीं रहा, अब मैं कहीं जाके अगर अपनी रोजी रोटी कमानी है तो मैं कहीं जाके अपने वकालत कर लूँ। हालांकि उनको पेंशन मिलती है, अगर इतनी ज़रूरत नहीं होगी उनको, 65 साल के बाद कौन ही जॉब करना चाहेगा, फिर वो तो अलग की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, हाँ ये वाली लाइन हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं गाइस। तो इसमें लिखा आर्टिकल 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा करने हेतु तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। मतलब अब इसने कहा कि जैसे आपका, इसने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का कोई सत्र चल रहा है, राइट, तो उसमें गए सपोज हमें चाहिए कितने न्यायाधीश, 20 एटलीस्ट, ये 20 ज़्यादा हो गया था, ठीक है, हमें चाहिए 8 न्यायाधीश चाहिए। अब 8 नहीं हो पा रहे, अभी किसी तरह मान लेते नहीं हो पा रहे, सब बिजी हैं, 6 हो जा रहे हैं। ठीक है, अब हमें भैया हमारा कोरम, इसे बोलते हैं कोरम, कम से कम कितने चाहिए, है ना, वो कोरम होता है। तो अब भैया 6 तो हमारे पास हैं अवेलेबल, अब हमें क्या 2 और चाहिए। अब हम 2 के लिए क्या करते हैं ना गाइज, हम किसको नियुक्त करते हैं, जिसको भी नियुक्त करते हैं, जिस भी न्यायाधीश को, उसको हम बोलते हैं तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। किसकी, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है कि आर्टिकल 145(3) के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जो है संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। ठीक है, या इसमें लिखा है यह राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में मांगे गए परामर्श की सुनवाई के लिए। मतलब इसने कहा कि गाइस, क्या बोला इसने कहा कि कोई आपका संविधान के निर्वचन से संबंधित कोई मामला है तो उसकी सुनवाई करनी है। ठीक है, तो इसने कहा एटलीस्ट मिनिमम, जैसे गाइस आपने देखो ना बेंच होती है न्यायाधीशों की, जैसे अयोध्या वाला मामला था, ठीक है, और जैसे अयोध्या का मामला था तो हमने देखा कि उसमें कितने न्यायाधीशों की बेंच बनी है। तो इसने कहा कि वैसी क्या होता है ना, न्यायाधीशों की बनती है बेंच, कोई मामला ऐसा हो तो गाइस यहाँ पे देखिए, जो इसने कहा कि संविधान के निर्वचन से संबंधित अगर कोई मामला है और उसकी सुनवाई करनी है तो इसने कहा कम से कम कितने न्यायाधीश होने चाहिए उस बेंच में, 5। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब लिखा है इसे क्या संविधान पीठ के रूप में क्या करते हैं, अभिहित किया जाता है। आप बेंच, ये बेंच कह लीजिए आप, या संविधान पीठ कह लीजिए, राइट, जो संविधान के निर्वचन से संबंधित कोई मामला होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है संविधान के आर्टिकल 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय क्या होता है, इसे सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय एक ही बात होती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इसने कहा 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, और उसे अपने अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है।
दो चीज़ें हैं यहाँ पे गाइस। अभिलेख न्यायालय एक तो हो गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, अभिलेख न्यायालय, और अगर उसकी अवमानना होती है तो वो क्या है, दंड देने की शक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। अभिलेख न्यायालय क्या होता है गाइस, सपोज कि कोई केस आया, ठीक है, तो केस में सुनवाई हो गई और उसमें एक रिजल्ट दे दिया, परिणाम आ गया, रिजल्ट आ गया, राइट। तो गाइस उस रिजल्ट को ना हम सेव करके रख लेंगे, ठीक है, और इस रिजल्ट का यूज, यानी कि जो भी रिजल्ट आया, जो भी परिणाम आया, इसका जो यूज करता है ना आगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट ही दोबारा कर ले या फिर हाई कोर्ट कर ले, अधीनस्थ न्यायालय कर ले, कहे कि यार उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था तो ऐसा हो सकता है, ऐसा माना जाएगा, तो उसीलिए हम उसको क्या बोल देते हैं ना कि अभिलेख न्यायालय है। और अपनी अवमानना के लिए यानी कि आप अगर उसकी बेइज्जती करते हैं सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय को फुल टू अधिकार है कि वो आपको दंड दे सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम कहाँ पहुंच गए, अब इसने लिखा है कि अभिलेख न्यायालय का अर्थ है कि इसके सभी जो निर्णय हैं उसका जो है साक्षात्मक मूल्य होता है। चलिए ये मत समझिए, इतना बहुत ज़्यादा हो गया इसे, हालांकि बस ये समझ लीजिए कि जो भी वो निर्णय देता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, आगे किसी कार्रवाई में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर लिखा है आर्टिकल 131 के तहत केंद्र और राज्य के बीच, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच, भारत सरकार या किसी राज्यों के और दूसरे और एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति मूल अधिकारिकता के अंतर्गत आती। मतलब ये क्या कह रहा है, तो गाइस इसने कहा जो आर्टिकल नंबर 131 है उसमें ये कह रहा है कि भैया लड़ाई है, विवाद चल रहा है, किसके बीच, केंद्र यानी कि सेंटर और क्या है, किसी स्टेट के बीच में चल रहा है विवाद, या मान लो एक सेंटर के बीच में और दो स्टेट को मिलाकर, दो या दो से अधिक स्टेट के बीच में, वर्सेस लिख देते हैं यहाँ पे, तो इनके बीच में कुछ विवाद चल रहा है, या ऐसा मान लो कि स्टेट 1 है कोई और वर्सेस स्टेट 2 के बीच में कुछ विवाद चल रहा है, या ऐसे मान लो कि स्टेट 1 वर्सेस स्टेट 2 प्लस स्टेट 3, तो इनके बीच में कुछ विवाद चल रहा है। तो गाइस इस विवाद को निपटाने की शक्ति किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास है, राइट। सर्वोच्च न्यायालय की जो आपकी मूल आरंभिक अधिकारिकता के अंतर्गत आता है, ठीक है गाइस। तो ये मतलब उसका अधिकार है भैया, तुम ही इसका जो है जो विवाद है ना उसको निपटाने का काम कौन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय करेगा। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि हाई कोर्ट भी तो होता है, तो क्या हाई कोर्ट करेगा, नहीं गाइस, यहाँ पे कौन कर रहा है, आपका सर्वोच्च न्यायालय। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसने लिखा है आर्टिकल 132 से लेकर 136, यानी 32, 33, 34, 35, 36, 5 हो गए। तो इसने कहा तक क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का क्या है, उल्लेख किया गया है। मतलब इसने कहा कि भैया सर्वोच्च न्यायालय के पास जाके भी आप अपील कर सकते हैं। अब अपील क्या होता है इसको भी समझेंगे ना। तो इसने कहा कि जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 136, देखिए 136 तक के अंतर्गत अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत का प्रावधान है। चलिए अभी इसको भी समझेंगे। चलिए देखिए क्या होता है गाइस, सपोज कि आप कोई केस है आप पे चल रहा है, या आप कुछ भी हो रहा है, हमें नहीं पता, चलिए तो आप गए हाई कोर्ट, इनने दे दिया कोई निर्णय, ठीक है, इनने दे दिया कोई निर्णय, इनने कह दिया भैया इतने रुपए जुर्माना या इतना दंड है, कुछ भी कह दिया। अब ये है आपको ना पसंद नहीं आया, तो आपने क्या किया, भैया हम तो कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अब, ठीक है, तो यहाँ जाके आप क्या करेंगे, अपील करेंगे, कहाँ जाके, सुप्रीम कोर्ट, आपके पास अधिकार है, आप जाएंगे बिल्कुल अपील करेंगे। अब इसने कहा कि अगर आपको अपील करना है तो कुछ बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं ना गाइस कि आपको अपील करने का अधिकार पूरा है, लेकिन आपको क्या है, थोड़ा सा अनुमति लेनी पड़ेगी हाई कोर्ट से। तो ये आपको कई इजाज़त दे देगा कि भैया जाइए और यहाँ जाके अपील कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, 136 के अंतर्गत अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त का प्रावधान है। मतलब ये तो सिंपल इसने कहा है कि इजाज़त है, आप जाओ और अपील कर लो। लेकिन कहीं कहीं होता है गाइज, अभी शायद आगे आ जाए कि हाई कोर्ट से आपको थोड़ा सा अनुमति लेनी होती है। अनुमति क्या, मना नहीं कर सकता हाई कोर्ट, कुछ केसेस ऐसे होते हैं मना नहीं कर सकता, और उसको वो आपको एक लेटर लिख के देगा, जाइए जाइए अपील करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 137 के अंतर्गत क्या है, अपने निर्णय और आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा मतलब रिव्यू किया जाता है, पुनर्विलोकन किया जाता है। मतलब इसका क्या है गाइस, सपोज कि आज है डेट कुछ है 20 तारीख, आज सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक केस में निर्णय दे दिया,
ठीक है, केस 1 है उसमें निर्णय दे दिया। अब क्या हुआ गाइस, 25 तारीख को क्या होता है कि एक ऐसा ही केस सेम टू सेम आ जाता है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट को लगता है या भैया क्या हमने जो पिछली बार जो निर्णय दिया था वो सही था, क्या उसमें थोड़ा सा चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो ये हो सकता है कि जो इस वाले केस में है ना, अपना जो पुराना निर्णय था ना उसको चेंज ही कर देगा। उसको बाद में समझ में आया भैया यहाँ कुछ ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। तो ये अपने ही जो निर्णय होते हैं ना गाइस, मतलब अपने ही जो निर्णय या आदेश है ना, उसका ये क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है या पुनर्विलोकन कर सकता है, उसी की दोबारा से जांच पड़ताल कर सकता है, उस पर दोबारा से निर्णय दे सकता है, चेंज कर सकता है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है, आपका सुप्रीम कोर्ट को। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, कि जो संविधान है ना आपका, उसकी अगर व्याख्या करने की बात करी जाए तो अंतिम अधिकार, देखिए हाई कोर्ट भी करता है व्याख्या, लेकिन अगर आप सेटिस्फाई नहीं है हाई कोर्ट से तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो अंतिम अधिकार किसके पास होता है, सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। अब लिखा है इस शक्ति के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर जो है विधायी और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जा सकती है। तो गैस यही है, कुछ नहीं है इसमें विधायी और कार्यकारी आदेश हैं, उसकी जो संवैधानिकता की जांच, क्या मतलब कि जो भी ये आदेश दे रहे हैं, मतलब आपका सपोज की संसद है या फिर आपकी विधान सभा है या फिर आपकी जो कार्यकारी है, राइट, ये कोई आदेश देती है, कोई नियम बना देती है। अब हम देखेंगे भैया ये संविधान के तहत जो है, ये जो है आपका कहीं संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो गैस क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि वो उस जो भी उसने कानून बनाए, नियम बनाए, जो भी बनाए, उसकी जांच आराम से कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ठीक है, अगर संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो वो उसको खत्म भी कर सकता है, उस आदेश नियम को। उल्लंघन नहीं कर रहा है तो ठीक है, हालांकि जांच का अधिकार इसने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब यहाँ लिखा है अधिकारातीत पाए जाने की स्थिति में इन्हें अविधिक, असंवैधानिक और अवैध घोषित किया है। मतलब कोई आदेश या नियम बनाया है, सपोज किसी विधायी या कार्यकारी कोई आदेश आता है, ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि भैया वो गैर संवैधानिक है, तो उस आदेश को ये अविधिक भी कह सकता है या उस विधि को अविधिक भी कह सकता है, कहेगा नहीं ये गलत है, ठीक है, या असंवैधानिक भी कह सकता है, ये अवैध भी घोषित कर सकता है। कौन, सुप्रीम कोर्ट, उसके पास इतनी शक्ति है। अब यहाँ लिखा है सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है, अभिभावक कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या बोला जाता है, संविधान का संरक्षक और क्या अभिभावक, किसको बोला जाता है गाइस, सुप्रीम कोर्ट को। अब इसने लिखा आर्टिकल 138 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है, यहाँ देखिए क्या लिखा है, संसद। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऐसे क्षेत्र या फील्ड है जिसपे उसका अधिकार है, इस पे बोल सकता है, उस पे बोल सकता है, उस पे नहीं बोल सकता, ऐसे करके कुछ क्षेत्र दे रखे होते हैं। अब इसको आपको बढ़ाना है, तो बढ़ाने का अधिकार यानी इसको और विषय दे दिया कि भैया आप इस पे भी निर्णय दे सकते हैं, आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। तो उसको बढ़ाने का अधिकार किसको दे रखा है, हमने संसद को दे रखा है। इतनी आसानी से तो नहीं बढ़ता, लेकिन गाइस बढ़ाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। आगे बढ़ते हैं, फिर लिखा है आर्टिकल 139 क 2 के तहत देश के किसी उच्च न्यायालय में चल रहे मामले या वाद या केस, बोलते हैं एक ही बात है, राइट, मामला, वाद या केस को किसी अन्य उच्च न्यायालय में भेजने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय में है। मतलब सपोज कि आपका उत्तर प्रदेश में कोई मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ये प्रयागराज हो गया होगा गाइस, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है सपोज, वो कोई केस चला रहा है वहां पे, ठीक है। अब यार यहाँ बैठा है सुप्रीम कोर्ट, इसको लग रहा है यार ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है, एक काम करो इसको उठाओ और वेस्ट बंगाल वाले जो कलकत्ता हाई कोर्ट है ना उसको दे दो यार, ये ठीक से काम नहीं कर रहा। तो यहाँ से यहाँ पहुंचाने का अधिकार किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अब लिखा है भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे या जो आप बोलते हैं ना आधिकारिक संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर, एक ही बात है तीनों, ठीक है। यानी कि मौलिक ढांचा संविधान का एक ढांचा होता है, जैसे कहीं आपका घर होता है ना, तो घर का एक ढांचा होता है ना आपके, वैसे ही अगर वो ढांचा गड़बड़ा जाता है ना, घर टूट के नीचे गिर जाएगा, राइट। तो वैसे ही संविधान का भी एक मौलिक ढांचा होता है या फिर आपकी संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके जो तो इसका जो सिद्धांत है, इसका स्रोत न्यायिक व्याख्या है,
ठीक है। तो गाइस देखिए क्या होता है, हर संविधान का एक मौलिक स्ट्रक्चर है, मतलब मौलिक ढांचा है। ठीक है, मौलिक ढांचे का एक सिद्धांत है और इसका स्रोत क्या है, न्यायिक व्याख्या है। मतलब कि सरकार जो चाहे अपने मन से नहीं कर सकती है, न्यायिक व्याख्या हो सकती है, उस पर कोई भी कानून अपने मन से नहीं आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट उस पर हाथ पैर मार सकता है। ठीक है, अब इसमें लिखा है केशवानंद भारती मामले में मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है भैया आपका एक संविधान है, ठीक है, आपको जो भी कानून आदेश निर्देश जो भी देने हैं भैया उस संविधान के अनुसार ही देने हैं। मतलब संविधान से हटकर नहीं देने, संविधान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर जैसे सपोज कि आपका कोई फंडामेंटल राइट है, उसका उल्लंघन कोई सरकार कर देती है तो सुप्रीम कोर्ट बीच में कूद के आ जाएगी और कहेगी भैया ये जो आपने कानून बनाए, ये जो आदेश दिया है, ये लोगों के फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो इसको खत्म कर दो, तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को हम गाइस क्या बोल देते हैं ना, एक बेसिक स्ट्रक्चर बोल देते हैं कि संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसकी न्यायिक व्याख्या हो सकती है अगर कोई कानून वानून बन जाता है तो। अब इसने लिखा है कि केशवानंद भारती एक केस आया था 1973 में। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको ना मतलब 3-4 केस ऐसे हैं, बस इसको याद रखिएगा। तो केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मौलिक ढांचे का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मतलब इसने ये बोला है कि जो ये कहाँ से उठ के आया, मतलब इसको कब माना गया। तो सिद्धांत जो है आपका, ये मौलिक ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत है वो किस केस के बाद बहुत माना गया, तो वो था आपका केशवानंद भारती 1971 का 73 का एक केस था। इसके तहत संविधान के किसी भी संशोधन की उच्चतम न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सकती है यदि वे संशोधन संविधान के मौलिक ढांचे का उल्लंघन करता है। देखिए क्या है कि सपोज हमने क्या कहा कि एक संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमें उसी के अकॉर्डिंग जो है ना कोई नियम वियम या फिर हमें कोई एक्ट मतलब कानून बनाने का अधिकार है, हमें नहीं, संसद को मान लेते हैं। ठीक है, तो संसद को है। अब अगर संसद ना इसके अकॉर्डिंग कानून नहीं बनाती है, यानी कि संविधान का जो मौलिक स्ट्रक्चर है या संविधान जो क्या बोलते हैं आधारभूत ढांचा है ना, बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं नियम या कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट कूद के आएगा बीच में, राइट। तो वो क्या करेगा, उच्चतम न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकता है, मतलब वो जो आपने कानून बनाया संसद ने उसकी समीक्षा कर सकता है यदि संशोधन संविधान का जो मौलिक ढांचा है उसका उल्लंघन करता है। ठीक है, तो मतलब उल्लंघन नहीं करना चाहिए तो उसको खत्म कर देगा, अगर उल्लंघन होता है तो खत्म कर देगा, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। अब लगा संविधान के आर्टिकल 141 के अनुसार क्या है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के किसी न्यायालयों पर क्या है आबद्ध कर होती है। आबाद मतलब इसने कहा कि सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, नीचे हो गए और न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के बाद और न्यायालय हो गए। तो इसने अगर कोई विधि बनाई है, घोषित विधि है इसके द्वारा, तो ये होती है इन सब के लिए आबद्ध कर होती है, अबाध्य कर। चलिए अब लिखा है 142 में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की डिक्रियों और आदेशों के प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश संबंधी प्रावधान है। कौन सा आर्टिकल है गाइस, ये 142। क्या उसकी डिक्री आदेशों के प्रवर्तन और प्रकटीकरण के बारे में है। चलिए अब लिखा है आर्टिकल नंबर 143 के अंतर्गत क्या है, राष्ट्रपति विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, यानी कि ये हो गया आपका प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है गाइस, कुछ याद होना हो ये भी याद करेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट को लेना है परामर्श, किससे रिलेटेड, आपका किसी विधि से रिलेटेड या तथ्य से रिलेटेड ना। प्रेसिडेंट को लग रहा है कि यार मैं किससे पूछूं कि ये ठीक ठाक है कि नहीं, तो प्रेसिडेंट कहाँ पहुंचेगा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे तो आपके सारे की सारी जो व्याख्या है ना वो कंप्लीट हो गई। दोस्तों अगर आपको व्याख्या सच में अच्छी लगी हो, ठीक है, मतलब समझ में आई हो, तो प्लीज़ एक लाइक का बटन ना जरूर दबाइएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद वीडियो को करेंगे एंड, बिकॉज क्वेश्चन इसमें 100 तक हैं तो हम एक ही वीडियो में तो कर नहीं पाएंगे। तो गाइस पहला क्वेश्चन में भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ, तो हमने कहा था कि स्थापना हुई थी 26 जनवरी को, ठीक है, 1950 में, और 2 दिन बाद यानी 27 और फिर 28।
28 जनवरी 1950 में क्या होता है, उद्घाटन होता है सुप्रीम कोर्ट का, राइट। जबकि इसकी जो स्थापना है आर्टिकल 124 के तहत हुई थी, कब, 26 जनवरी 1950 में। अब लिखा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो गाइस कब हुई थी, भारतीय संविधान के द्वारा जो है आपकी भारतीय, क्योंकि इसमें एक आर्टिकल दे रखा है गाइस, कौन सा आर्टिकल दे रखा है अभी हमने देखा, आर्टिकल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत हुई थी। कब हुई थी स्थापना, 26 जनवरी 1950 में। तो वही लिखा है कि जो स्थापना हुई थी वो भारतीय संविधान के द्वारा, संविधान का जो आर्टिकल नंबर 124 के तहत हुई थी, ठीक है। कब हुई थी आपका, 26 जनवरी 1950 को हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसको है। देखिए गाइस, अभी अगर हम बात करें तो हमारे पास न्यायाधीश कितने हैं आपके, 33, एंड जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो हो गया एक, यानी कि अभी हैं टोटल 34। तो इसने कहा भैया जो ये न्यायाधीश है ना, इनकी संख्या में अगर आपको वृद्धि करनी है या कमी करनी है तो इसका अधिकार किसको है, सिर्फ और सिर्फ संसद को है, ठीक है। किसको है गाइस, संसद को है। तो बाप रे कितना बड़ा है, देखिए दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। किसके गठन, उच्चतम, आर्टिकल 124, तो अब तो याद हो गया होगा गाइस, ठीक है। तो जिससे ये कहा गया कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो गाइस अब ये 7 क्या कहानी है, जब उच्चतम न्यायालय पहली बार बना होगा ना, स्थापना हुई होगी, गठन हुआ होगा, तब उसमें एक तो था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 अन्य न्यायाधीश थे। अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो आप 1+33 लेके चलिए, जो ये वर्तमान का है। बट यहाँ पे देखिए ये क्या था, 1+7 था, ठीक है, उस वक्त जब ये बना है सुप्रीम कोर्ट तब। तथा संसद जो है समय समय पर विधि द्वारा न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है, ठीक है। मतलब समय समय पर संसद उसे चेंज कर सकती है, ठीक है। तो इसमें लिखा है संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने के लिए 1956 में, चलो आगे बढ़ जाते हैं गाइस। तो अभी हमने क्या देखा, पहले सब स्टार्टिंग में 1+7 थे, ठीक है। अभी वर्तमान में कितने गाइस, 1+33। अब यहाँ क्या होता है कि संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने के लिए 1956 में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या जो अधिनियम है 1956 पारित किया, ठीक है। मतलब ये बिना एक्ट के तो नहीं हो सकता कि आप न्यायाधीशों की संख्या, तो संविधान के थ्रू हो रहा है, तो यहाँ पे कानून बना दिया। कौन सा है, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 पारित कर दिया गया। और न्यायाधीशों की संख्या क्या हो गई, 10 कर दी गई। मतलब सबसे पहले 1+7, फिर ये एक्ट बन गया तो 1+10 हो गई, ठीक है। तो कितनी करें, 1+7, 1+10 हो गई। तो इस अधिनियम में संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या जो है समय समय पर बढ़ाई गई है वर्तमान में। तो वर्तमान की हो गई ये, शुरू में जब आया है सुप्रीम कोर्ट तो ये थी, फिर ये वाला एक्ट आने के बाद 1+10 कर दी गई, और प्रेजेंट यानी वर्तमान की बात करें तो 1+33 है। तो ये बढ़ी रही है, घट तो रही नहीं है। शक्ति किसके पास, संसद के। आर्टिकल कौन सा, 124 गठन का, ठीक है। तो इसमें लिखा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या क्या है। तो गाइस देखिए ये पुराना क्वेश्चन है, अभी हम प्रेजेंट की बात करें तो 33 है, राइट। अभी हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, तो इसमें कुछ ऐसा नया तो नहीं लग रहा है। हाँ एक चीज और देख लेते हैं, तो 1935 में 1+10 थी, ठीक है। फिर 1960 में बढ़ाकर 14 कर दी तो 1+14 हो गई। 1978 में 1+18 18 कर दी। 1986 में 1+26 कर दी। 2008 में जो है आपका 1+30 कर दी, ठीक है। इस तरह से देखिए बढ़ ही रही है, कम तो नहीं हो रही है वैसे, ये इस तरह से बढ़ रही है, ठीक है। और प्रेजेंट की बात आ जाए 2008 तक तो ये हो गया 1+30 हो गई, ये 30 है देखिए। अब इसमें ध्यान है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में के तहत मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त हो गई 30 से बढ़ाकर 1+33 कर दी, ये हो गई। तो टोटल हो गई 34, वर्तमान का इसने दे दिया है गाइस। तो इसकी चाहे तो आप लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि हम पढ़ के तो नहीं आए नोट्स में अभी से। अब यहाँ लिखा है सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं, फिर वही कहानी आ गई है। तो आप अभी के हिसाब से देखिए ना, प्रेजेंट के पिछला याद रखने की खास जरूरत नहीं, हाँ फर्स्ट वाला याद रखिएगा 1+7 है ना, क्योंकि पहला पूछ लेते हैं, बीच बीच का क्या ही पूछेंगे। करंट का क्वेश्चन होता है तो पूछ लेते हैं, उस वक्त पूछा होगा जब बड़े होंगे। अब लिखा है मंत्रिमंडल में
फरवरी 2008 में लिए गए एक निर्णय के अनुसार सरकार उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या में वृद्धि करेगी। इस निर्णय के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर जो है उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या तब होगी। मतलब क्या गाइस, ये क्या क्वेश्चन है? मतलब वही इसने न्यायाधीशों की संख्या की बात करी और ये 2004 की बात है, तो 2004 में क्या ही होगी गाइस, 30 होगी, लेकिन 2008 में आई थी 30। चलिए जो भी है, फिलहाल इसका कोई आंसर नहीं है, 33 है अभी। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष जो है उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो गाइस हमने 4 बात करी थी। एक हमने कहा था न्यायाधीश होना चाहिए, सॉरी नागरिक होना चाहिए भारत का। दूसरा इसने कहा कि हाई कोर्ट में अगर वो एडवोकेट हो तो नहीं, अगर हाई कोर्ट में जज है या दो से अधिक न्यायालय में जज है तो उसे एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरा हमने कहा अगर वो एडवोकेट है, हाई कोर्ट में क्या है, एडवोकेट है या दो से अधिक जो न्यायालय है उसमें एडवोकेट है, तो एटलीस्ट उसके बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल का। या उसको क्या है, राष्ट्रपति समझे ये क्या है, बढ़िया विधिवेता है, मतलब उसको कानून की अच्छी जानकारी है, तो वो क्या है मतलब ये कम से कम कितने हाई कोर्ट का क्या है न्यायाधीश बन सकता है। तो एडवोकेट है तो 10 साल इसका आंसर था दोस्तों। तो देखिए, चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो इसमें लिखा है संविधान के आर्टिकल 124 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय के अनुरूप करता है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछ पाछ के करता है। तो इसने कहा 124(3) के अनुसार उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? पहला कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में एटलीस्ट 5 साल तक क्या होना चाहिए, न्यायाधीश यानी कि जज होना चाहिए। फिर एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में एटलीस्ट जो है 10 साल तक अधिवक्ता यानी एडवोकेट होना चाहिए। और राष्ट्रपति की राय में वो क्या होना चाहिए, बेहतरीन विधिवेता होना चाहिए। तो हमने अभी क्वेश्चन में ये वाला पूछा गया था। अब लिखा है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? गाइस हमने कितनी बार बोल बोल के कि नियुक्ति कौन करता है, आपका प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है, और पत्र जो है त्याग पत्र किसको देगा, त्याग पत्र किसको देगा, न्यायाधीश किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा गाइस, ठीक है। नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है, हमने क्या क्या पढ़ा था, नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है, त्याग पत्र प्रेसिडेंट को दिया जाता है, और एक और काम कर रहा था गाइस, हाँ, शपथ प्रेसिडेंट दिलाता है। ये 3 चीज याद रखिएगा, प्रेसिडेंट ये 3 तो करता है, निकालने का काम प्रेसिडेंट नहीं करता है गाइस। ये भी पूछा था अगर नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है तो क्या निकालता भी प्रेसिडेंट? नहीं, प्रेसिडेंट नहीं निकालता है। कैसे निकलते हैं वो हम देख लेंगे, आया ही है, हम पढ़ के भी आए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 टुक्का के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को कोई न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को संबोधित कर हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र यानी कि क्या है, वारंट द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। चलिए 2 चीज पढ़ ली हमने। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो गाइस किसको लिखकर दे सकता है? आंसर हमें पता है, राष्ट्रपति को लिखकर दे सकता है। तो गाइस यहाँ पे ना वीडियो हो गई है काफ़ी लंबी, तो हम क्या करते हैं ना, अब इसको करते हैं यहीं पे स्टॉप। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके गाइस ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। चलिए फिर हम क्या करते हैं ना, यहीं पर अगर अच्छी लगी हो तो गाइस अपने किसी फ्रेंड को शेयर करके करिएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इस वीडियो को करते हैं एंड। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे के पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।